मेरा तो जीवन में एक विचारधारा है मेरी कांग्रेस के प्रति। मैं कांग्रेस से बहुत प्यार करता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास अगर इस हिंदुस्तान के इतिहास से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो कोई इतिहास बचता ही नहीं है। के लोगों को पता नहीं है, नई हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं जो आज़ादी के बाद के पैदा, उनको ये पता नहीं है कि किस तरह से देश जो गुलामी में था और किस तरह से देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी ने लाठियाँ खाई, जेलों में गए, फांसी पे चढ़े, कई सालों तक जेलों में रहे और बहुत त्याग करके और कांग्रेस लीडर और उन्होंने मेहनत करके इस देश को आज़ाद कराया। कि कांग्रेस का इतिहास अगर हिंदुस्तान के इतिहास से अगर माइनस कर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ कोई इतिहास बचता है। इसीलिए मेरे कांग्रेस से लव है और मैं चाहता हूँ कि मैं जब मेरी अंतिम यात्रा भी निकले तिरंगे के अंदर निकले। मेरा एक मन की ख्वाहिश है, चाहे मुझे कितना ही लालच दे दे, कितना ही कुछ कर ले, मैं कांग्रेस छोड़ के जाने वाला नहीं। मोह चुनाव आता है और हम लोगों में एक नई एनर्जी आ जाती है। शादी से बड़ा लगता है, मैं तो इसको महापर्व मानता हूँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मानता हूँ मैं इसको। कि चुनाव आते ही मतलब हम तो इंतजार करते हैं कि कब चुनाव आ रहा है, उसमें हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की विचारधारा से इस पार्टी के प्रति हमेशा ही एक अपना भाव प्रकट करने वाले राव कल्याण सिंह जी, जो कि छात्र राजनीति से लेकर राजनीति के सफर में लगातार देखे जा रहे हैं। आप कांग्रेस की उस विचारधारा से जुड़ाव रखते हैं जो सालों से इस पार्टी के प्रति एक कार्यकर्ता की हमेशा ही जरूरत रहती है। बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ जब विचारधारा की लड़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, इस सवाल पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन आज देश में एक नया बयान और भी आया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अब भले ही हम जीते ना जीतें, लेकिन बीजेपी तो 400 पार नहीं हो सकती है। अब 400 पार क्यों नहीं हो सकती है, इस सवाल का जवाब भी राव साहब से ही जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राव कल्याण सिंह है और मैं गोगुंदा तहसील के अंदर एक छोटा सा गाँव है राव मादला, एक किसान परिवार से मैं आता हूँ। मैं 1975 में उदयपुर में आ गया और मेरा स्कूलिंग या नौबार स्कूल से हुआ जी। और फिर उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट पीएचडी किया राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर। मैं भारत सरकार से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से राजस्थानी भाषा साहित्य का पहला विद्यार्थी रहा हूँ। फर्स्ट मैंने अटेंड किया। ज़िंदगी के 45 साल मुझे राजनीति में हो गए हैं। सन 1980 में जब मोहनलाल सुखाड़िया जी और जयनारायण जी रोज साहब चुनाव लड़े थे, जयनारायण जी सलूम्बर से थे और सुखाड़िया साहब उदयपुर लोकसभा से चुनाव लड़े थे, उनका एक साथ ही जुलूस निकला था। उस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे और मैं राव हॉस्टल में रहा 17 साल तक, जो शास्त्री सर्कल पे बना हुआ हमारे समाज का हॉस्टल है जी। तो उस समय हम लोग पूरी टीम लेके मैं उनके साथ चलता था और हम लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से वो 80 में जो यात्रा शुरू की और अभी 2024 चल रहा है, तो अभी तक भी वो जारी है। मतलब यहाँ ये सीधा है कि पार्टी के साथ ऐसा जोड़ है कि सभी यहाँ से भले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन राव साहब का जुड़ाव जो है पार्टी के साथ नहीं। मेरा तो जीवन में एक विचारधारा है मेरी कांग्रेस के प्रति। मैं कांग्रेस से बहुत प्यार करता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास अगर इस हिंदुस्तान के इतिहास से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो कोई इतिहास बचता ही नहीं है। कांग्रेस के जो अभी नई पीढ़ी के लोगों को पता नहीं है, नई हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं जो आज़ादी के बाद के पैदा, उनको ये पता नहीं है कि किस तरह से देश जो गुलामी में था और किस तरह से देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी ने लाठियाँ खाई, जेलों में गए, फांसी पे चढ़े और बहुत त्याग करके और कांग्रेस लीडर कई सालों तक जेलों में रहे और उन्होंने मेहनत करके इस देश को आज़ाद कराया। वो नई पीढ़ी के बच्चों को पता नहीं है। मैंने इतिहास को पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मुझे पता है कि कांग्रेस का इतिहास अगर हिंदुस्तान के इतिहास से अगर माइनस कर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ कोई इतिहास बचता भी नहीं है। इसीलिए मेरे कांग्रेस से लव है और मैं चाहता हूँ कि मैं जब मेरी अंतिम यात्रा भी निकले तिरंगे के अंदर निकले। बस मेरा एक मन की ख्वाहिश है, चाहे मुझे कितना ही लालच दे दे, कितना ही कुछ कर ले, मैं कांग्रेस छोड़ के जाने वाला नहीं है। जी, दौर बदले, लेकिन राजस्थान की राजनीति में यदि बात होती है तो मेवाड़ की इस राजनीति से ही सत्ता संगठन का निर्धारण होता है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, छात्र राजनीति से हम लोगों ने खूब काम किया और मैं सोचता हूँ कि 80 के बाद में चाहे कोई ऐसा इलेक्शन नहीं, चाहे छात्र राजनीति का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायतों के सरपंचों का, वार्ड पंचायत, मतलब एक भी चुनाव या कोऑपरेटिव का चुनाव हो या इंटर के चुनाव, मतलब कोई चुनाव नाम की चीज़ जिसमें हमने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, ऐसा हो नहीं सकता।
तो हम लोगों को चुनाव से तो बहुत एक पूरा मोह, चुनाव आता है और हम लोगों में एक नई एनर्जी आ जाती है जी। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, शादी से बड़ा लगता है, शादी से बड़ा के प्रॉब्लम्स को उनको पता है। और ऐसा प्रशासनिक आदमी को इस बार हमारे जो हाईकमान है कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, हमारे लोकप्रिय एक्स प्रेसिडेंट सीएम साहब अशोक गहलोत जी, इन्होंने जो इस बार जो कैंडिडेट दिया है, मैं सोचता हूँ कि पार्टी के लिए इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता। और मुझे विश्वास है कि लोगों में इस बार जो हम लोग घूम के आ रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि यार कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी बहुत बढ़िया दिया है जी। जो एक अनुभवी है, जिसको प्रशासन का अनुभव है और अब वो राजनीतिक में सेवा करना चाहता है राजनीति के माध्यम से, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। और मुझे उम्मीद है कि ताराचंद जी बहुत अच्छे इनको समर्थन 26 तारीख को लोग वोट के रूप में इनको देंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद है। देखिए ना, अब आपने तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीट पर बिना जीते ही घमासान खड़ा कर दिया और पेज भी फंसा दिया। देखो, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो स्थिति है, हमारे पहले महेंद्रजीत मालवीय जी थे कांग्रेस में, इतने सालों तक उन्होंने खूब मलाई खाई जी, मलाई लेके वो बस वो उड़ गए मतलब। और हमारे जो कांग्रेस ने जो इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने जो अलायंस बनाया था, आरएलपी के साथ भी बनाया और बाप पार्टी के साथ भी बनाया, तो बांसवाड़ा का मोटा मोटा हमारा ये हुआ कि भाई किसी भी तरीके से बाप के साथ अलायंस बन जाए। और फिर वो राजकुमार जी रोज जो बाप के कैंडिडेट हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से समर्थन दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार राजकुमार जी रोज बहुत भारी मतों से बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से वो चुनाव जीतेगी और कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगी उनको। जिस तरीके का गठजोड़ हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये क्षेत्रीय पार्टी के साथ में लंबा सफर तय हो पाएगा? देखो, क्षेत्रीय पार्टियां तो देखो आती और जाती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब इन पार्टियां कई हिंदुस्तान के अंदर हजारों की तादाद में पार्टी जिनके नाम भी नहीं है पता लोगों को, आती और जाती फेज होता है। पर अभी फिलहाल के अंदर एक बाप का, आपने देखा होगा विधानसभा चुनावों के अंदर भी इतने वोट इन्होंने लिए, तो बाप पार्टी का अभी एक ट्राइबल के अंदर एक वेव चल रही है, नया यूथ के अंदर वेव चल रही है। ये वेव कोई लंबी चलने वाली नहीं है, ये थम जाएगी। ये बरसाती ओले की तरह है, ये वो पिघले और वो साफ हुए वो। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। ये जो एक टेम्परेरी जो पार्टियां आती है ना, लोग बना लेते हैं पार्टी गठन करके स्वार्थ के लिए बना लेते हैं और वो फिर वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से जब बरसात के अंदर जिस तरह से पेड़ पौधे उगते हैं ना, तो वो आप देखो कितनी हरियाली ग्रीनिश होती है और एक वो मौसम बदलता है और वो वापस खरपतवार खत्म हो जाती है। तो एक तरह से खरपतवार की तरफ मानता हूँ मैं इनको, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का इतिहास है, बीजेपी भी आज 80 से आज 45 साल 45वां उनका भी बर्थडे मनाया है, तो अभी यौवन में है बीजेपी भी, कांग्रेस भी आज 138 साल का इसका इतिहास है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ताराचंद जी एक अच्छे अनुभवी मतलब प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अब उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे देखा जाना है, तो यदि ताराचंद जी जीते हैं तो क्या उदयपुर शहर के डेवलपमेंट में कोई विशेष योगदान मिल सकता है? मैं बता रहा हूँ कि देखो, ताराचंद जी के नेतृत्व में उदयपुर के अंदर मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, अभी जो G20 सम्मेलन हुआ, पूरा वर्ल्ड का एक सम्मेलन हुआ यहाँ पर, उसकी इतनी वाहवाही लूटी और सारा का सारा मैनेजमेंट, उसका पूरी ड्राइंग, उसकी सारी प्लानिंग, सारा एक्शन प्लान, सारा का सारा ताराचंद जी ने किया। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की कि उदयपुर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट रहा। उसके बाद में आपने देखा होगा मिशन कोटड़ा, जो ट्राइबल एरिया, आज़ादी के 75 साल इतने होने के बावजूद भी वहाँ ट्राइबल एरिया में क्या घर झोंपड़े भी नहीं है, तो ताराचंद जी ने वहाँ भी एक मिशन कोटड़ा चला के किया, आदि मासू किया, कई लोगों के घर बनाया वहाँ। मतलब जो समस्याएं बेसिक थी उनको ताराचंद जी ने सोल्व की। तो ताराचंद जी एक लर्नर्ड आदमी, एक आईएएस रैंक का आदमी, आईएएस से बड़ा कोई प्रशासनिक कोई डिग्री होती नहीं है। तो इतना बड़ा अनुभवी आदमी है, तो इस आदमी का जो अनुभवों का फायदा डेफिनेटली उदयपुर की जनता को मिलेगा। वो पार्लियामेंट, देश की पार्लियामेंट के अंदर बोलेगा और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं उदयपुर के, एयरपोर्ट का मुद्दा हो, रेलवेज का मुद्दा हो, साउथ से रेलवों को जोड़ने का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मैटर है, जिलों का मामला है या अरावली हिल्स का मामला है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को ताराचंद जी, मुझे विश्वास है कि वो 100% उठाएंगे और एक देश की, क्या उदयपुर की आवाज़ बन के वो आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। क्यों कि सभी लोग, जो गरीब से गरीब गाँव का आदमी भी कह रहा है यार
अरे यार कांग्रेस आने वाला उम्मीदवार बहुत बड़े दे दो, मतलब उम्मीदवार आप लोग बहुत मजबूत है। तो ये लाभ कांग्रेस के साथ में, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ में, ये एक ताराचंदी के साथ एक प्लस एक वेव चल रही है जो 8 विधानसभा के अंदर चल रही है। राव साहब, बीजेपी पन्ना प्रमुख तक का एक फॉर्मेट अभी उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है। कांग्रेस में भी हम जो बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हम देख रहे हैं मंडल फॉर्मेट लागू हो चुका है और मंडल कल्चर से कहीं कहीं कार्यकर्ताओं में कनेक्टिविटी आ रही है। आप इसको देखते कैसे हैं और क्या इससे हर कार्यकर्ता का वजूद तय हो पाएगा? कनेक्टिविटी में क्या देखते हैं आप? और इस इलेक्शन में क्या इसको एनर्जी बूस्ट करने का भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं बता दूं आपको कि जो उदयपुर के अंदर जो एक कांग्रेस का जो महाअधिवेशन हुआ जी, उसके अंदर ही ये तय हुआ कि कांग्रेस को ब्लॉक से नीचे ले जाया जाए जी। आज पूरे इंडिया के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी बनी हुई है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनी हुई है, मंडल कांग्रेस कमेटी बनी हुई है और बूथ कमेटियां बनी हुई। तो उदयपुर के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा देश की बात नहीं कर, उदयपुर के कर रहा हूं। तो उदयपुर के अंदर अभी हमारे जिला, शहर जिला की बात ही करें, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूं, आटों की नहीं बता रहा हूं। जैसे शहर जिला कांग्रेस कमेटी 70 पदाधिकारी उसके अंदर, कितनी कार्यकारिणी है? 70 की। ब्लॉक के अंदर 50 की कार्यकारिणी। उदयपुर के अंदर ए और बी 2 ब्लॉक है, 50 उसमें 50 उसमें। फिर उदयपुर इंडिया के अंदर एक विधानसभा के अंदर 11 मंडल बनाए हैं। ऑल इंडिया के अंदर जितने भी विधानसभा हैं उसके अंदर एक विधानसभा के अंदर 11 मंडल बनाए और एक मंडल की कार्यकारिणी में 30-30 लोग हैं। तो 30-30 के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, 11 3 33 330 लोग ये मंडल के पदाधिकारी हो गए। पदाधिकारी की बात कर रहा हूं मैं आपको, पद पे है जो जी। उसके अलावा आप देखिए 216 बूथ है जैसे उदयपुर के अंदर, तो बूथ अध्यक्ष है, बूथ प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह से मतलब जिस तरह से बीजेपी ने पन्ना प्रमुख, अर्थ प्रमुख की तरफ जैसे गए हैं ना, तो कांग्रेस ने भी अपने संगठन को डेप्थ पे ले गए हैं वो। तो इस तरह से कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। आज का कोई ये मतलब बहुत बड़ा वटवृक्ष है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। ये तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक राष्ट्रवाद, पता नहीं राष्ट्रवाद करके ने एक हिंदुत्व का नारा देके एक राम जी जैसे भगवान वो ही लेके आए हो। इस तरह से लोगों को गुमराह करने की बात करें, उनके असली मुद्दे तो कुछ है ही नहीं। अभी कोई मुद्दा नहीं बीजेपी का। आप बताइए, आप लोग भी एक जर्नलिस्ट है रमेश जी, इतना टाइम से आप काम कर रहे हो, कई नेताओं से मिलते हो, कई फील्ड में घूमते हो, आपको ही पता है कि ये बीजेपी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है देश के अंदर। अभी हम भी रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, लाखों की तादाद के अंदर बीजेपी की तरफ लोग जा रहे हैं। अब लोगों को दिमाग में एक ऐसी गलतफहमी पैदा हो रही है कि जैसे 400 पार हो गए तो ये संविधान को बदल देंगे, फिर चुनाव ही नहीं होंगे, बस बीजेपी के अंदर हमारी हमेशा के लिए स्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब लोगों के अंदर एक ऐसी गलतफहमी पैदा हो रही है, गलतफहमी हो रही है, जबकि उनके पिताजी भी आ जाएं तो इस संविधान को वो चेंज नहीं कर सकते। पर वो ये कह रहे हैं कि 400 पार है, 2/3 बहुमत आ जाएगा तो हम देश के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज, जबकि देश पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो लोगों को एक गलतफहमी हो रही है कि अब कोई चुनाव भविष्य में होने ही नहीं है, तो फटाफट बीजेपी की तरह चले जाओ, बीजेपी के राज चलता रहेगा, देश में भी चलेगा और प्रदेश में भी चलेगा। और दूसरे वही लोग जा रहे हैं जो सेल्फिश लोग हैं, या तो वो स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, या जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमान हैं, जिन्होंने बरसों तक कांग्रेस की मलाई खाई है, कांग्रेस के अंदर पैसा कमाया है या और भी गलत काम किए, अलीगल काम किए, वो लोग उधर पलायन कर रहे हैं। और आज की स्थिति आप देखिए, एक तरह से मोदी जी नारा देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो कांग्रेस युक्त बीजेपी होगी ना। सीटों के पेज हैं, आप देखिए बाड़मेर सीट पर आपके पेज फंसे हुए हैं, ठीक है। इधर आपके जालौर वाली सीट पे भी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी के लड़के वैभव जी चुनाव लड़ रहे हैं। राजसमंद में भी सीट पे मतलब थोड़ा ट्विस्ट देखा जा रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ सीट पे आपके उदयलाल जी आंजना भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आप उल और 25 सीटों की गणित को लेकर के क्या कहते हैं? राजस्थान 13 सीटें 13-14 सीट कांग्रेस राजस्थान में जीत रही है। तो वोटर बहुत साइलेंट है इस बार। आपने भी देखा होगा, एक जमाने में जब हम लोग जाते थे भाषण देने के प्रचार के लिए, मोदी मोदी बोल नहीं देते थे। मतलब मोदी मैजिक नहीं है, मोदी मैजिक नहीं है, मोदी मैजिक खत्म हो गया, मोदी मैजिक नहीं है। अभी वोटर साइलेंट है
और देख रहा है कि यार महंगाई ने मार दिया आज। अच्छा, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या इससे आप जनता के भी कोई दिमाग पर दिमाग कुछ नहीं, हमारे कांग्रेस में कचरा साफ हो रहा है। मैं देखो न्यू कमर्स को, न्यू फ्रेशर्स को मौका मिलेगा आज की तारीख में। मतलब कौन साथ है और कौन अपना कौन पराया है, यहाँ साबित हो रहा है ये। हाँ वो तो हो रहा है भाई, अपना कौन है पराया कौन पता हो रहा ना। ऐसे बेईमान लोग हमें पता नहीं थे, हमारे आस्तीन के साथ थे जो सारे कांग्रेस में रह के कांग्रेस की कब्र खोद रहे थे। आज की तारीख में वो गए तो पता साफ हुआ ना। आज मैं बता दूं कि देश हिंदुस्तान के अंदर जो आज 30 करोड़ 40 करोड़ वोटर्स हैं, उसमें 60% से ज्यादा वोटर यूथ है। और जितने बेईमान वर्षों से जो मुंडली मार के बैठे 40 50 साल से जो बैठे हुए थे, वो लोग कांग्रेस की पूरा माल मलाई खा रहे थे, वो लोग जा रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को बहुत मौका मिल रहा है, वो तो खुश है कि यार कम से कम ये गया नेता चला। आज महेंद्र मालवीय गया तो समझ लो कि वहां मतलब लोगों की इतनी खुशी है कि चलो यार एक 30-40 से एक कुंडली मार के बैठा था, किसी का नंबर नहीं लगने दे रहा था। अब नया न्यू कमर्स तो आएगा ना, तो न्यू कमर्स के एंट्री के लिए बढ़िया ये मतलब एक एम्प्लॉयमेंट है, एक तरह से पार्टी में नए लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, तो लोग खुश है जी। अब आप ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से ये बाड़मेर सीट पर है, एक निर्दलीय भारी पड़ रहा है। कांग्रेस तो हालांकि वहाँ पे अभी उस तरह से नहीं चर्चा में है, फिर भी आप उस सीट को लेकर के क्या देखते हैं? और इधर आपकी जालोर वाली सीट पे भी मैं दोनों सीट का बताता हूँ आपको। जो बाड़मेर और जैसलमेर जो सीट है, कैलाश चौधरी जी, जो सेंट्रल मिनिस्टर जी, रविंद्र सिंह भाटी और हमारे वो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है बेनीवाल जी, इन तीनों में ट्रायंगल हो रहा है और बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर जा रही है। क्योंकि कैलाश चौधरी ने आपने देखा कि वो एक सेंट्रल मिनिस्टर रहा और मिनिस्टर रहने के बाद भी उसने न तो बाड़मेर जैसलमेर के जनता के लिए आवाज, एक दिन भी आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाई, इसलिए लोग वो मुद्दा बना रहे हैं। और आज की तारीख रविंद्र भाटी है किसका है? रविंद्र भाटी एबीवीपी से था, रविंद्र भाटी बीजेपी आइडियोलॉजी का है। तो आज वो रविंद्र भाटी जो कब्र खोद रहा है वो बीजेपी के खोद रहा है। बीजेपी के 2 टुकड़े हो गए वहां। कांग्रेस तो बिल्कुल सेफ है वहां। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल कांग्रेस की पोजीशन बहुत बढ़िया है और बाड़मेर जैसलमेर सीट कांग्रेस जीत रही है। 2nd नंबर रविंद्र भाटी रहेगा, 3rd नंबर कैलाश चौधरी रहेगा। जबकि सारे सुपरस्टार मोदी तक, अमित शाह तक, सारे नेता बीजेपी के वहां लगे होंगे। प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि रविंद्र भाटी जीत गया तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ये और रविंद्र भाटी का टिकट जो कटवाया ना, इस कैलाश चौधरी ने कटवाया। मुख्यमंत्री जी के साथ में दूसरे, अरे प्रधानमंत्री आके गए हैं यार, और प्रधानमंत्री आके वहां कितना झूठ बोला। आपको एक नई चीज बताऊं आपको, रामा पीर बाबा जो बाड़मेर जैसलमेर के हमारे पोखरण के हैं, जो लोक देवता है, आज उनका जन्म मोदी जी भाषण में बता रहे हैं कि कश्मीर में हुआ। अरे कहाँ कश्मीर और कहाँ बाड़मेर जैसलमेर यार, आप कितना झूठ बोलते हो। लोग वहां हंस रहे हैं, लोग मतलब कह रहे हैं कि मोदी को अगर ज्ञान नहीं, अनपढ़ आदमी है भाई, डिग्री का तो आपको पता ही है कि मोदी की डिग्री का आज दिन तक पता नहीं लगा। और उनको पता नहीं किसने वो लिख के दिया, किसने वो इतिहास पढ़ाया कि रामा पीर जो है वो लोक देवता है, उनका जन्म वहाँ हुआ। इस तरह से झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश चौधरी की हालत बहुत खराब है। बीजेपी के लोग बुरी तरह से कैलाश चौधरी के साथ नहीं है, वो रविंद्र भाटी के साथ जुड़ गए। तो बीजेपी की तो 2 टुकड़े हो गए। और कांग्रेस के अंदर उमेदवार राम जी जो बेनीवाल है हमारे, उमेदवार राम बेनीवाल बहुत ही लोकप्रिय, बहुत सोशल वर्कर है। अपनी जेब से पैसा लगा के उसने दुनिया भर के स्कूल्स के डेवलपमेंट किए हैं, वहाँ एजुकेशन के बारे में इतना बड़ा काम किया है। और पिछले विधानसभा चुनाव में उमेदवार राम जी खाली 900 वोट आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े वोट से नहीं आ रहे हैं, 900 वोट से वो माइनस रहे हैं। और वो आरएलपी से चुनाव लड़े थे उसमें। तो आज आरएलपी का हमारा गठबंधन है, आरएलपी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, तो आरएलपी राजस्थान गठबंधन, तो वो बेनिफिट भी हमको मिलेगा। और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उम्मीदवार राम जी वहां से जीतेंगे। और रही सवाल मैं बता दूं आपको ये जालोर वाली, जालोर में क्या है, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 3 जिले मिलाकर ये लोकसभा बनी है। और अशोक गहलोत जी ने क्या किया कि सांचौर को जिला बनाया। तो ये बेनिफिट इतना बड़ा मतलब इसको मिल रहा है वैभव गहलोत को कि जिला एक बनाना बहुत बड़ी वर्षों की एक मांग थी। भौगोलिक बॉर्डर पे आता, पूरा का पूरा पाकिस्तान बॉर्डर का लगा, गुजरात बॉर्डर से लगाकर सांचौर वाला जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में एक जिला अशोक गहलोत जी ने बनाया है। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आप लोगों ने देखा होगा जालोर का, ये बंगारूपा लड़े थे बाहर से, वो भी जीते थे, 3 बार हमारे बूटा सिंह जी जीते थे। तो जालोर का इतिहास रहा कि बाहर का कैंडिडेट कोई जाके लड़ेगा तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है।
हमारे सहीम लोढ़ा है, हमारे रतन देवासी है, बड़े बड़े जो हमारे वहाँ के नीरज दांगी है, बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो सारे लीडर एक मत से इस बार दम से लगा रहे हैं। और इस बार मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि वैभव गहलोत को लोग बहुत पसंद करेंगे। बुद्धाराम को जो टिकट दिया है चौधरी को जाट को, बुजुर्ग आदमी है, कोई पॉपुलर नहीं है, जबकि जालोर से, सिरोही से, इनसे वैभव गहलोत भी समय समय पर जाते रहते हैं। मारवाड़ का एरिया जोधपुर और जालोर को दूर नहीं है, एक बॉर्डर पे लगे हुए बहुत से, तो वो आइडियोलॉजी, विचारधारा और संस्कृति कल्चर मारवाड़ का मिलता जुलता। आजना जी भारी है, कम नहीं आंकना चाहिए, नहीं कम नहीं, भारी। इसलिए डैमेज कंट्रोल कुछ करने की वजह से सीपी जोशी सेफ थे, बाकी तो सीपी जोशी हारे हुए हैं। मैं आपको बता दूं उदयलाल जी बहुत भारी पड़ रहे हैं। और अभी ये अफीम वाला मुद्दा जो उठा रखा ना उदयलाल जी ने, अगर ये कामयाब हो गया तो मैं कह रहा हूँ किसान के वोट पूरे के पूरे उदयलाल जी आंजना को मिलेगा। उदयलाल जी वैसा ये भी एक जुमला है 400 पार का, किसी कीमत पे चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, खुद भी मर्जी जो कर ले, 400 पार नहीं जा रही है। बीजेपी बहुत नीचे आ रही है, आप लोगों ने देखी है। राजस्थान के अंदर 25 में 25 बीजेपी थी, आज 5 सीटें भी, अगर 10 सीटें 15 सीटें 10 सीट भी आती है तो लॉस किसको? गुजरात के अंदर राजपूत आंदोलन चल रहा है, तमाम राजपूतों ने मां भवानी की कसम खा ली है कि हम बीजेपी के साथ इस बार नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए आप, राजपूत लाखों की तादाद, 10-10 लाख राजपूतों की सभाएं हो रही है और राजपूतों ने इस बार ऐसी की तैसी कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो मामला इस बार यूपी में घट रही है, एमपी में घट रही है, गुजरात में घट रही है, राजस्थान में घट रही है, तो 400 आ कहां से रही? और साउथ में दिन का खाता ही नहीं खुलने वाला। तो 400 पार वाला एक जुमला है। और हम लोग तो इस बार कांग्रेस यही कहते गांव में, वो कहते 400 पार, तो मेरे को पेट्रोल डीजल होने वाला 400 पार। 400 पार जो 100 रुपए प्लस है, डीजल भी पेट्रोल है, वो 400 पार होने वाला है। क्योंकि महंगाई मोदी की सरकार में जो इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब लोगों का दिमाग खराब हो गया। गैस का सिलेंडर आपने देखा ही है, मैं क्या बताऊं, सब जानते हैं 400 रुपये था कांग्रेस राज में, आज 900 रुपये हो आज। तो इस तरह से मतलब लोग अब धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थे कल्याण सिंह जी राव, जो कि कांग्रेस की विचारधारा के ऐसे लोग जो हमेशा ही पार्टी के साथ चलते हैं। राव कल्याण सिंह जी के इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बीजेपी 400 पार जा रही है, लेकिन कांग्रेस उस पर किस तरह से भारी पड़ रही है, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं। लेकिन राव कल्याण सिंह जी को सुनने के लिए आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। इस स्पेशल इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और राष्ट्र न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।